हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं सतीश रावना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे श्वसन या रेस्पिरेशन की। ठीक है, देखिए हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ें तो उससे पहले आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन की जनरल जो इंट्रोडक्शन है केवल उसी की बात करेंगे, यानी एक सामान्य परिचय जो है हम श्वसन का वो इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनमें कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से पैदा होती है, ये एनर्जी किस प्रकार पैदा होती है, किस रूप में पैदा होती है। ठीक है, और ये एनर्जी क्यों पैदा हो रही है, आज हम उस चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन या जो श्वसन है ये होता क्या है, देखिएगा। सामान्य रूप से हमने पढ़ा है कि जो सजीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ये प्रोसेस कहलाती है सांस लेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, यानी O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये एक श्वसन का स्टेप्स है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि हम ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर क्यों ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ जाती है और वहाँ जाकर ये ऐसा क्या करती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन हम फेफड़े के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, श्वास द्वारा, वो ऑक्सीजन बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के और कहाँ पहुँचती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ जाकर ये क्या करती है, जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन का जब डाइजेशन होता है तो हम पढ़ते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जो फूड होता है, पचित जो भोजन होता है, उसका अवशोषण होता है और वो अवशोषित भोजन ब्लड द्वारा कहाँ जाता है, उन कोशिकाओं तक जहाँ ऑक्सीजन पहुँची है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन जो भोजन के सरल अवयव हैं, लाइक दैट ग्लूकोज है, वसी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या कार्बनिक एसिड्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन करती है और उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या पैदा होती है, ATP के रूप में एनर्जी पैदा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैंने बात बताई थी आपको क्यों पैदा हो रही है, किस फॉर्म में पैदा हो रही है, तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में पैदा होती है, ATP फॉर्म में पैदा होती है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम श्वसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वर्ड ड्यूटोरस चेक ने दिया था। किसने दिया था, आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन वर्ड किसने काम में लिया, सबसे पहले वो लिया था ड्यूटोरस चेक ने। ठीक है, और मेलड्रम एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन नामक एक बुक लिखी थी। ठीक है, ये बुक का नाम है और ये बुक किसने लिखी थी, मेलड्रम ने, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो श्वसन है ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स में भी होता है। इसीलिए इस रेस्पिरेशन को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। ये श्वसन जो है ये एक कैटाबोलिक, ठीक है। दूसरा ऊष्मा
छिपी यानी कि एंडरगोनिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कि आपसे पूछा जाए श्वसन प्रकाश संश्लेषण से जस्ट अपोजिट है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक, ठीक है, एक्सर्गोनिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। श्वसन इसका उल्टा है, कैटाबॉलिक, एंडरगोनिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन कि श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से सरल पदार्थ, यह है श्वसन की डेफिनेशन, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, जिसे आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी श्वसनीय जो आधारीय पदार्थ हैं उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप सरल पदार्थ बनते हैं और साथ में उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा मुक्त होती है। उसे कहते हैं श्वसन या कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। ठीक है, केवल श्वसन की डेफिनेशन ये नहीं होगी कि O2 लेना और CO2 छोड़ना ही श्वसन है। अब आप समझ गए कि ये O2 आगे जाकर कहाँ पहुँचती है और वहाँ क्या करती है। तो ये डेफिनेशन है श्वसन की। ठीक है, अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा कि श्वसन में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एटीपी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की। ठीक है, एटीपी को करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है, करेंसी ऑफ सेल, या इसे द बायोलॉजिकल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, द बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ सेल ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एटीपी जो है ये रियल में है क्या, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये जो एडिनोसिन है ये शुगर प्लस में जो नाइट्रोजनी क्षार है उनसे मिलकर बना है और उनके साथ फॉस्फेट समूह जब ऐड होता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमारी सेल में एटीपी जो है ये हमारी बॉडी में एक कोफैक्टर किसके रूप में काम करती है, कोफैक्टर के रूप में काम करती है। ठीक है, कोई एंजाइम या कोफैक्टर के रूप में काम करता है एटीपी बॉडी में। तो देखिएगा ये जो एटीपी है ये ऊर्जा का सोर्स है। ठीक है, अब एटीपी में ऊर्जा क्यों होती है उसका रीजन अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो एटीपी है इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे, फॉस्फेट के जो अणु होंगे उनमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक प्रकृति की हो जाती है। कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक प्रकृति की। तो जो फास्फोरस जो अणु है, ठीक है,
वो फास्फोरस अणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और धनायन प्रकृति के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को खत्म करने के लिए ही फॉस्फेट अणुओं में क्या निहित हो जाती है, ऊर्जा। इसीलिए एटीपी हाई एनर्जी रिचनेस एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब एटीपी जो है, एटीपी की जो खोज की थी वो लोहमैन ने की थी मसल्स में, ठीक है। ये बात आप लिख सकते हैं कि एटीपी की खोज की थी किसने, लोहमैन ने। मसल्स में, ठीक है। एक साइंटिस्ट और थे, फ्रिट्जमैन, ठीक है। फ्रिट्जमैन जो थे, इन्होंने एटीपी साइकिल दिया था, यानी कि रियल में इन्होंने एटीपी की ऊर्जा प्रकृति के बारे में बताया था, ऊर्जा प्रकृति के बारे में, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, फ्रिट्जमैन ने बताई, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, जो एटीपी है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि वाटर की उपस्थिति में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये किसमें टूटती है, ध्यान लिख देता हूं मैं, एटीपी प्लस में H2O, जब ये ब्रेक डाउन होगी तो ये यहां बनेगा एडीपी प्लस में PI, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से निकल गया, तो यहाँ -7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सेम एडीपी जब ब्रेक डाउन होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वही वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंसी में, तो यहाँ बनेगा AMP प्लस में PI, और यहाँ एनर्जी आएगी 7.8 किलो कैलोरी, ठीक है। सेम इसी टाइप से जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ब्रेक डाउन होगा, AMP का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यहां बनेगा एडिनोसिन, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, प्लस में PI इक्वल 3.5 किलो कैलोरी, ठीक है। अब ये जो एटीपी है, इस एटीपी का यूज क्या है बॉडी में, देखिएगा। एटीपी जो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका हमारे लिए क्या यूज है, ये हमारी बॉडी में किस लिए यूटिलाइज होती है, उसको देखिएगा। हमें पता है कि जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जब बाइंड होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, जो फोटोसिंथेसिस में जो फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उसमें हमने देखा था एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से और रेस्पिरेशन में हम आगे ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, तो ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशन है उसमें भी हम देखेंगे एटीपी फॉर्मेशन होता है। और ये एटीपी जो हम होती है, ये हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए आवश्यक है, ये वसा के लिए आवश्यक है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, ये अवशोषण में सहायक है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है बॉडी में उनके ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रूप में काम आती है, ये कोशिका विभाजन में सहायक है, ये वृद्धि में सहायक है। तो हम देख रहे हैं कि एक कोशिका की जो तमाम मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं उनमें ये एटीपी काम आ रही है।
ठीक है, तो ये था यूज ऑफ एटीपी इन सेल। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे श्वसन की डेफिनेशन, जिसमें बीच में हमने एटीपी के बारे में पढ़ा। अब जो श्वसन है वो हमने पढ़ा कि एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये श्वसनीय आधारीय पदार्थ क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, इनकी बात। ये हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, यानी ऐसे ऊर्जा के सोर्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मुक्त होती है, उन्हें आरएस यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले जो प्राथमिक श्वसनीय आधारीय जो पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज जो होती है ये प्राथमिक हेक्सोज शुगर है जिसका ऑक्सीडेशन बॉडी में होता है। जी हाँ, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा हेक्सोज शुगर है जिसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन होता है यानी प्राइमरी ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो है ग्लूकोज। ठीक है, हम यहां ये भी कह सकते हैं कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, 18.4 किलो जूल। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा जो श्वसनीय आधारीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो यूज में आता है वो है फैट, जिसे कहते हैं वसा। ठीक है, ये दूसरा श्वसनीय आधारीय पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट के बाद जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, 1 ग्राम जो फैट होती है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा, प्रोटीन से भी ज्यादा कितनी होती है, नियर अबाउट 9.8 किलो कैलोरी, यानी कि 41 किलो जूल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, फैट के बाद अगर कोई भोज्य पदार्थ काम आता है ऑक्सीडेशन में वो है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड, ठीक है, और ये कार्बनिक एसिड काम आते हैं जो स्कूलेंट जो प्लांट होते हैं जिनकी हमने बात की थी, मांसल उद्भिद स्क्यूलेंट जो प्लांट हैं उनमें ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्थ है प्रोटीन। ठीक है, सबसे अंत में अगर कोई श्वसनीय आधारीय पदार्थ ऑक्सीडेशन में काम आता है वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन 1 ग्राम जो प्रोटीन है, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो नियर अबाउट 4.8 किलो कैलोरी या 20 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले काम आने वाला श्वसनीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी जो हेक्सोज शुगर सबसे पहले काम आती है वो है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद फैट, फिर कार्बोनिक एसिड और सबसे अंत में काम आता है प्रोटीन। ठीक है, एम्स और वॉन मोल के अनुसार ये जो रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है, इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जेम्स और मोल ने आधार बना करके श्वसन को 2 भागों में बांट दिया। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है?
फ्रेंड्स? दो प्रकार का। किसके आधार पे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पे। ये किसने डिवाइड? आधारीय पदार्थ के आधार पर श्वसन दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरे को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम में आता है। क्या काम में आता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। फिर सुन लीजिएगा, ऐसा श्वसन यानी कि फ्लोटिंग या प्लावीय जो श्वसन होता है, हिंदी में कहते हैं इसे प्लावीय श्वसन। ये है क्या? ऐसा श्वसन जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या यूज में आए? कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा जो रेस्पिरेशन है जिसे क्या कहा गया है? प्रोटोप्लाज्मिक, यानी ऐसा श्वसन जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या यूज में आती है? प्रोटीन। क्या यूज में आती है फ्रेंड्स? प्रोटीन। उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है। श्वसन की दृष्टि से इन दोनों में से जो हानिकारक है वो कौन सा है? हार्मफुल कौन सा है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कारण, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा तो निश्चित रूप से सेल डेथ होगी। ठीक है। ये स्थिति कब देखने को मिलती है? जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे होता है या कोई इंजरी वाली जो सेल्स होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है। जो कि क्या होता है? एक प्रकार से हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जीव द्रव्य का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मेन कंटेन है, और जब प्रोटीन ऑक्सीडाइज होगा तो निश्चित रूप से सेल डेथ होगी। ये स्थिति कब देखने को मिलती है? स्टार्वेशन यानी भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक जो रेस्पिरेशन है, ये मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पादप, उनमें जो एंडोस्पर्म जो होता है उसमें एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। पढ़ी होगी आपने एल्यूरोन। ये प्रोटीन की लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर, जो 3N होती है। ठीक है। कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। एल्यूरोन एक प्रोटीन लेयर है, ये 3N परत होती है। इनकी सेल में एल्यूरोन की जो परत है, इनकी सेल में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। किनमें? जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म है उसमें जो एल्यूरोन लेयर पाई जाती है, उनकी सेल्स में भी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर रेस्पिरेशन के दो प्रकार, यानी फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखें कि जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये कहाँ टेक प्लेस करती है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी साइट्स बॉडी में कहाँ है वो देखिएगा। टॉपिक है रेस्पिरेटरी साइट, यानी यह प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करती है। तो हम अलग अलग बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में कहाँ टेक प्लेस करती है, यूकैरियोट में कहाँ टेक प्लेस करती है। तो हम बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं उनमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, प्रोकैरियोट्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव प्लस में
उनमें एक माइटोकॉन्ड्रियल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं मीजोसोम। इसमें टेक्मेलिस करती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कोशिका द्रव और मीजोसोम में। अब बात करें यूकेरियोट की, तो यूकेरियोट जो सेल होती है उनमें ये प्रोसेस टेक्मेलिस करेगी। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गई रेस्पिरेटरी साइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिएगा, उसे हम एक चार्ट द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चार्ट है आपके सामने। अभी हमने बात की थी कि O2 की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। देखिए, सामान्यतः श्वसन में होता क्या है, जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो कि कोशिका द्रव में संपन्न होती है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल ऑफ पायरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये पायरिक एसिड अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आगे बढ़ता है तो उस श्वसन को कहते हैं अनाक्सी श्वसन, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन काम नहीं आती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस पायरिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है एथेनॉल 2CO2 और नियर अबाउट 57 किलो कैलोरी रिलीज होती है, यानी कि 2 ATP के आसपास एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है। ये प्रोसेस होती है सूक्ष्म जीवों में, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ठीक है, या कई जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। इंजर्ड जो टिश्यू हैं उनमें अनएरोबिक या अनाक्सी श्वसन देखने को मिल सकता है। एक वो श्वसन होता है जो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे कहा जाता है एरोबिक या ऑक्सी श्वसन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होता है और साइटोप्लाज्म में पहले, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में और क्रेब्स साइकिल और ETS के थ्रू ये ब्रेक डाउन होकर के 686 किलो कैलोरी यानी 36 या 38 ATP एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी। और इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है ये जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें संपन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट क्या होता है, अनाक्सी श्वसन जो बिना O2 के होता है, और एक वो जो O2 की उपस्थिति में होता है जिसे क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अब बात कर लेते हैं एरोबिक और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या अंतर है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में सबसे बड़ा जो पहला अंतर है वो यही है कि ऑक्सी श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है और जो अनाक्सी श्वसन है ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा देखिएगा, ऑक्सी श्वसन में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अगर अनाक्सी श्वसन की बात की जाए तो नियर अबाउट 57 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मुक्त होती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ETS में जाकर के 36 या 38 ATP अणु बनते हैं, ठीक है, जबकि अनाक्सी श्वसन में केवल 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फोर्थ है, जो ऑक्सी श्वसन है इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 प्लस में H2O बनते हैं, जबकि
जो अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है इसे, इसमें एथेनॉल यानी C2H5OH प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ठीक है। अगर ऑक्सीश्वसन की बात की जाए तो यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अनॉक्सी या अवायवीय जो श्वसन होता है, ये इसकी संपूर्ण क्रियाएं क्रियाविधि साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा अगर हम डिफरेंस देखें तो जो ऑक्सीश्वसन है इसमें क्रेब्स साइकिल व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसी प्रोसेस देखने को मिलती है, जबकि अनॉक्सीश्वसन है इसमें ये अनुपस्थित होती है। ये माइनस जो है बॉडी में ये प्रदर्शित करता है एब्सेंसी को। तो अनॉक्सी जो श्वसन होता है उसमें क्रेब्स साइकिल और ATS जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सातवां उदाहरण हम एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं कि ये ऑक्सीश्वसन जो है, ये जो हायर जो सेल होती है, हायर जो सेल है उनमें देखने को मिलता है, जबकि अनॉक्सी जो श्वसन है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल होती हैं लाइक दैट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लस में जो यीस्ट है, फंजाई, इनमें देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस हो गया ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में। तो आज हमने ये पढ़ा है सामान्य परिचय किसका, श्वसन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, और इनसे जुड़ी तमाम बातों को हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। दोस्तों अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के। आज के लिए थैंक यू सो मच।